नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन समाप्त हो गया है। महाराष्ट्र में चुनाव के लिए 7,995 उम्मीदवारों ने 10,905 नामांकन दाखिल किए, लेकिन नामांकन को लेकर जबरदस्त पेच एमवीए में फंस गया है। कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अकेले पुणे जिले में कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी की टेंशन समाजवादी पार्टी ने भी बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 9 उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं, तो एमवीए के अंदर कुछ उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की बातचीत शुरू हो गई है। 4 नवंबर तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो वहीं चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए का मैनिफेस्टो 6 नवंबर को मुंबई में जारी होगा। इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के भी शामिल होने की खबर है। तो महाराष्ट्र के चुनाव पर हलचल से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट पर आज अपने शो में चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या है ताजा चुनावी अपडेट? देखिए, चुनावी अपडेट तो कुछ है नहीं। दिक्कत क्या है, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि दीपावली से पहले सीटों का मसला वो सुलझेगा नहीं। वो अभी तक सुलझा नहीं है। 6 उम्मीदवार को लेकर के परेशान है उद्धव ठाकरे के कांग्रेस वालों ने। क्यों बिना हमसे बताए हुए उम्मीदवार खड़े कर दिए। अभी तक कौन कितने सीटों पे लड़ेगा उसकी चर्चा हो रही थी। अभी टेंशन इस बात की है कि किस पार्टी के उम्मीदवार को नीचे गिराए, क्योंकि बहुत जगह इस तरह से खबरें आ रही है कि जिसको जो मना रहा है वो काम कर रहा है। तो एक चेतावनी दी गई है उद्धव ठाकरे के द्वारा कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति अजीब है। भाई, आपके लोग जाकर के नॉमिनेशन कर देते हैं, नाना पटोले उनको पीछे से समर्थन दे देते हैं कि मीटिंग में तय कर लेंगे, और जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो मालूम चल रहा है कि अलग कहानी है। तो एक तो मुंबई के अंदर फंसते चले जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे की किस्मत भी क्या है बताइए। कहां पहली बार अभी इस वक्त अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली पहली बार रामलला के मंदिर में होने जा रहा है। ये पार्टी तो वो पार्टी थी जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे सीना ठोक के कि मस्जिद हमने गिराई, किसको क्या करना है। आज उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों, अपने शिव सैनिकों को इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो इस प्रभु श्री राम की वापसी के बाद की ये जो पहली दीपावली है उसको वो हर्षोल्लास के साथ सार्वजनिक रूप से सेलिब्रेट कर सके। अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना संजय राउत का और ना ही उद्धव ठाकरे का, कि अयोध्या में पहली बार रामलला की मौजूदगी में दीपावली मनाई जा रही है। तो कई तरह के आइडियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और ये जो गठबंधन की राजनीति में उद्धव ठाकरे उलझे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और नामांकन प्रक्रिया जो तो है वो पूरी हो गई है, लेकिन वापस लेने का जो समय है वो 4 तारीख है। उससे पहले क्या कुछ चल रहा है सर एमबीए में? देखिए, एमबीए परेशान इस बात को लेकर है कि संजय राउत कह रहे हैं कुछ टाइपो एरर हो गया होगा, यानी कि सीट बंटवारे में जो हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंसी का नाम लिखा उस कंस्टिट्यूएंसी के नाम में कंफ्यूजन हो गया होगा। 4 तारीख तक इस समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन समस्या का समाधान तो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने जैसे सीटों का बंटवारा किया है उससे न कांग्रेस खुश है। भले ही 102 सीटों से ज़्यादा पर वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन खुश कांग्रेस नहीं है। उसे लग रहा है कि हम जो मांग कर रहे थे 125-30 सीटों का वो नहीं मिल पाई, और खासकर मुंबई के अंदर तो पूरी तरह से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, क्योंकि वहां के नेता कांग्रेस के हैं, वही उनके खिलाफ जा रहे हैं कि हम शिवसेना के लोगों को तो वोट दे ही नहीं सकते, हम मैदान में ही नहीं उतरेंगे उसके प्रचार के लिए, क्योंकि शिवसेना ने मुंबई में हमारे साथ धोखेबाजी की है। शरद पवार की समस्या मुंबई नहीं है, शरद पवार की समस्या पुणे है।
उस क्षेत्र में बारामती में देखिए शरद पवार जोकर बने हुए फिर रहे थे जब अजीत पवार के समर्थकों ने उनके आसपास नारेबाजी कर दी, क्योंकि ये विक्टिम कार्ड शरद पवार खेल रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव में। और वही बात अजीत पवार ने कह दी कि हमने तो पिछली बार बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को खड़ा करने के बाद ये गलती मान ली कि परिवार के बीच ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सीट बारामती की जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है जिस पर 7 बार से हम जीत रहे हैं, वही मेरे भतीजे को खड़ा कर दिया शरद पवार ने। ये बदले की कौन सी भावना है? और इस बात से शरद पवार को लगने लगा है कि नहीं, ये गलती अब हमसे हो गई, क्योंकि अजीत पवार ने कह दिया हमने गलती की, उसकी सजा हमें मिल गई लोकसभा चुनाव में। अब शरद पवार ने जो गलती की है उसकी सजा आप लोग निर्धारित कीजिए विधानसभा चुनाव में। तो अलग अलग पार्टियां जो अघाड़ी की है वो अपने अपने कारणों से परेशान तो है ही, लेकिन कांग्रेस की परेशानी और उद्धव ठाकरे की परेशानी, अंतिम में क्या हुआ? 96 सीटें उद्धव ठाकरे को मिली। ये 96 सीट जिसके लिए ये लोग लड़ रहे थे कि 100 से ज्यादा सीटें लेंगे, कांग्रेस के करीब होना चाहिए, 1-2 सीट का अंतर हो सकता है। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी वाले ही कह रहे हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी तो 152 से ज्यादा सीटें ले ली, पहले भी हमारे साथ थी तो उतनी ही सीटें मिलती थी, लेकिन हम 124 से घटकर 96 पर चले गए। हो सकता है ये आगे जाते जाते कुछ समय के बाद हम 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लायक हो जाएं, इसलिए आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब 4 नवंबर का इंतजार करो, 6 नवंबर को मैनिफेस्टो में सब साथ दिखने की कोशिश करो, लेकिन हो सकता है दिखने की कोशिश के बीच भी इन लोगों के स्टेज पर कुछ ऐसा हो जाए कि आगे 20 नवंबर तक ये उसी को ढकने की कोशिश में लगे रहे। प्रचार पर ध्यान देना तो बात की बात। बिल्कुल। तो जो 6 तारीख को जो मैनिफेस्टो जारी करने की बात कही जा रही है सर, वो मैनिफेस्टो एमवीए का होगा या सिर्फ कांग्रेस पार्टी का होगा? देखिए, तो कांग्रेस की तरफ से अनाउंस किया गया है कि एमवीए का जो है वो मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे। मैनिफेस्टो को लेकर के शरद पवार गुट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ना ही उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुआ है। एक तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक और बड़ी बात जो समझ में आ रही है कि उधर शरद पवार भी बड़े नाराज चल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, और उन्होंने कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर ये जब से वो गठबंधन में आए हैं, दूसरी बार इस तरह की बातें मुंबई के अंदर शरद पवार के जरिए बताई जा रही है कि वो पूरी तरीके से नाराज है कि इन्होंने सीट बंटवारे को लेकर के ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जिससे एक इंप्रेशन बन रहा है कि भाई आप जो है एक टूट फूट वाला गठबंधन है, इस पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। एक तो कारण नाराजगी का वो है। दूसरा, ये जो राजीव ने जो बात कही कि यहां पलड़ा जो है भारी होता हुआ दिख रहा है अजीत पवार का, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो एनसीपी के लोग ही बता रहे हैं वो ये कि नेशनल इलेक्शन तो अलग था, शरद पवार जी के लिए हम लोगों ने कर दिया, लेकिन अभी ये महाराष्ट्र का सवाल है, तो महाराष्ट्र में शरद पवार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ना सुप्रिया सोले को कोई वहां पे पद दिया जाएगा, तो फिर आखिर ये कौन लोग हैं जो एनसीपी को लीड करेंगे? एनसीपी को कौन लीड करेगा? और इससे तो बेहतर ये होगा कि कम से कम डिप्टी सीएम तो अजीत पवार बने रहेंगे, लीडर तो हमारा होगा, हमारा काम भी होगा, हमारा सब कुछ होगा, हमारा ख्याल रखा जाएगा। पिछली बार जो सबसे बड़ी दिक्कत थी एनसीपी की कि एनसीपी के जो 2-3 लीडर जिन्होंने माल कमाया, जैसे होम मिनिस्टर, जैसे नवाब मलिक, इन लोगों ने अपना खूब घर भरा, लेकिन बाकी के लीडर जो है वो इसलिए भी टूट की सबसे बड़ी वजह यही थी कि आपने गठबंधन कर लिया उद्धव ठाकरे के साथ। कांग्रेस पार्टी नाराज इस बात को लेकर के कि भाई हमें तो कुछ नहीं थमाया, हमें तो 26 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि हमें तो बर्बाद हो गए, यहां हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। सिमिलरली एनसीपी के अंदर भी ये जो टूट मची, अजीत पवार ने यही बात कह के लोगों को तोड़ा कि भाई इस सरकार में रहने से क्या फायदा, कि जब हमारा कुछ हो ही नहीं रहा
आपका कोई काम नहीं हो रहा, सारी फाइलें जो है वो लट जा रही है। और काम किसका हो रहा था? तो उद्धव ठाकरे, उसके बेटे, उसके दोस्तों की। जितनी जगह आप देखिए जो सारी चीजें हो रहा है, चाहे पात्रा चौल का जो घोटाला हो, चाहे फिर वो कोविड के दौरान हॉस्पिटल बनाने का हो, इसमें कौन लोग आ रहे हैं? सारी जगह पे जो है, इसका मतलब एक बड़ा ही स्क्यूड, जिसमें एक गठबंधन था, सरकार थी, कि जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे के अलावा बाकी सारे लोग नाराज थे। अब ये नाराजगी शरद पवार के लिए महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अब सीधे सीधे लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप ये बता दो कि भाई इस सरकार का, मान लीजिए आप सरकार बना भी लिए, कोई हमें डिप्टी सीएम बनवाएगा? कौन होगा डिप्टी सीएम? या कौन सा मंत्रालय मिलेगा? क्योंकि अब अगर उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बने फिर से, या कांग्रेस बनी, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की सरकार नहीं बनवाएंगे, ये समझ लीजिए, वो साइलेंट बैठ जाएंगे। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के बीच ये स्थिति, जो नाराजगी, जो शरद पवार बहुत महीन राजनीतिज्ञ हैं, इस एज में भी उन चीज़ों को वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पब्लिक मूड को परख सकते हैं। ये जो टिकट बंटवारे की वजह से जो एमवीए का एक इम्प्रेशन गया, वो इम्प्रेशन यही बना है कि लूट खसोट एकदम बिल्कुल डिवाइडेड हाउस है, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और आपस में एक दूसरे से जो नाराजगी है, मंच में क्या ये सारे नेता एक साथ इकट्ठा होंगे? क्योंकि बोला तो ये जा रहा है कि शरद पवार भी आएंगे, उद्धव ठाकरे भी आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तक राहुल गांधी कितनी बार गए? 2 बार गए राहुल गांधी इस बीच। यानी कि जब चुनाव की चर्चा महाराष्ट्र में चल रही थी तो 2 बार राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का दौरा किया। एक बार कोल्हापुर गए और उससे पहले एक बार और किसी रैली में गए थे। पहली बार जब वो वहां रैली करने के लिए गए तो उस समय उद्धव ठाकरे को इनविटेशन दिया, शरद पवार को इनविटेशन दिया। शरद पवार की तरफ से तो लोग गए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीधे मना कर दिया जाने से। ये राहुल गांधी की पहली बेइज्जती थी। दूसरी बार कोल्हापुर गए, उस समय भी शिवसेना को इनवाइट किया गया, उद्धव ठाकरे नहीं गए, क्योंकि राहुल गांधी ने उन रैलियों में क्या कहा? उन रैलियों में कहा कि देखो 2 तरह की विचारधारा चल रही है पूरे देश में। एक है आरएसएस की विचारधारा और दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है। अब उद्धव ठाकरे इन दोनों विचारधारा में कहां फिट होंगे? उद्धव ठाकरे सावरकर विरोधी विचारधारा में फिट होंगे या सावरकर समर्थक विचारधारा में फिट होंगे? अगर ये रैली होगी और राहुल गांधी वहां होंगे तो राहुल गांधी का मुद्दा क्या होगा? सिर्फ सरकार के ऊपर हमला करना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना, क्योंकि वो जब भी मंच पर जाते हैं एक विचारधारा की बात करते हैं कि संघ की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस एक विचारधारा लेकर आई है। तो उद्धव ठाकरे उस विचारधारा के साथ तो चल नहीं सकते, अगर चलेंगे तो उनके शिव सैनिक ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो यह स्थिति महाविकास अघाड़ी के अंदर है कि एक तरफ शरद पवार और राहुल गांधी, ये दोनों वैचारिक स्तर पर एकजुटता दिखा सकते हैं, दोनों कांग्रेसी हैं, लेकिन दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे के लिए समस्या है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र जाते ही सपने में देखने लगते हैं सावरकर सावरकर सावरकर। और इस बीच अगर नासिक और पुणे की कोर्ट ने फिर से समन भेजा और एक बार पेशी हो गई, वहां चर्चा महाराष्ट्र में मराठी अखबारों में हो गया कि देखिए राहुल गांधी वहां कोर्ट में गए, लेकिन इन्होंने फिर भी वीर सावरकर का कोर्ट में भी अपमान ही किया, तो इसके बाद तो उद्धव ठाकरे के लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो यह स्थिति अघाड़ी की है, इसलिए इन लोगों ने समय लेना शुरू कर दिया है। 6 नवंबर 20 नवंबर को चुनाव है, 6 नवंबर को आप मैनिफेस्टो जारी करोगे, वो भी हो सकता है कि 10-12 ऐसे बढ़ते जाए, इसलिए इन तीनों के बीच सामंजस्य बैठ ही नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब 6 नवंबर की इनकी क्या एकता है वो जनता के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म होने के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई। शिवसेना और एनसीपी में बगावत के चलते इस बार 6 बड़े दल मैदान में है। यही कारण है कि बागी भी ज्यादा है। अब सबकी निगाह नाम वापसी की अंतिम तारीख यानी कि 4 नवंबर पर है। उसके बाद पता चलेगा कि लड़ाई कैसी होगी और देखना दिलचस्प ये भी होगा कि 6 नवंबर की रैली में एमबीए के बीच कितनी एकता नजर आती है या ये एकता कोई चुनावी मजबूरी होगी। तो महाराष्ट्र चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।